पर देवेंद्र शर्मा मुझे एक चीज समझाइए और दर्शकों को भी। देखिए, पैदावार बंपर हो रही है, उसका इनाम किसान को मिल रहा है 1 रुपए किलो प्याज की कीमत के रूप में। आप और मैं 30 और 40 रुपए में वो प्याज खरीद रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किल्लत हो गई है अलग अलग वजहों से जिनका मैंने जिक्र किया। वहां अच्छी खासी मांग है, निर्यात हम कर नहीं रहे। ये मतलब ये क्या रिश्ता है, ये क्या क्रोनोलॉजी है? थोड़ा समझाइए ना इसे। ये कड़ियां आपस में जुड़ ही नहीं रही। संदीप जी, इसको मेरा कहना है कि इसको अगर हम एक जो आपने कहा क्या क्या कारण है या क्या लड़ी है, तो ये फार्म टू फ्लॉप प्रोग्राम है। और हम जब एग्री बिजनेस को बात करनी होती है तो हम कहते हैं फार्म टू फोर्क, और हमें सारा उस पर जोर लगाना चाहिए। लेकिन जब फार्म टू फ्लॉप होता है हमारे देश में, तो चाहे वो एग्री बिजनेस हो, चाहे हमारे देश के मेनलाइन इकोनॉमिस्ट हो, वो सब के सब चुप हो जाते हैं। बेसिकली जो हो रहा है, इट इज ए ब्लड बाथ ऑन द फार्म। ये नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट जब गिरती है तो ब्लड बाथ होता है। इससे ज्यादा क्या उदाहरण आपके पास है कि आपने बताया कि किसान को 2 रुपए मिले। छत्तीसगढ़ में एक किसान बैंगन लेके गया 1475 किलो, और उसको मार्केट में मिले नहीं, उसको 128 रुपए देने पड़े। ये छत्तीसगढ़ में होता है और ये हाल में ही हुआ है। कहने का मतलब है कि कोई भी क्रॉप देख लीजिए। मैं अभी तेलंगाना से आ रहा हूं, वहां पर जो टमाटर है वो रुल रहा है, जैसा कि आपने पहले कहा, और किसान तोड़ना नहीं चाहता। मुझे कहा कि आप ले जाओ जितना लेके जाना चाहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में आए तो कैबेज और कॉलीफ्लावर वो किसान उस पे उसकी दोबारा बोआई कर रहे हैं या उसी को उसमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्रॉप को। आलू का आपने देख ही लिया सिचुएशन क्या है, प्याज की सिचुएशन आपने एक्सप्लेन कर दी है। यानी कहने का ये सारा जो फार्म टू फ्लॉप प्रोग्राम चल रहा है, इसके ऊपर किसी की भी नजर क्यों नहीं जाती है, ये हमें समझ नहीं आता। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बेसिकली ये एक बड़ी जबरदस्त नहीं, बात पूरी कीजिए, फिर मैं सवाल। जी बताएं। मैं ये कह रहा हूं देवेंद्र भाई, ये हमने बहुत सुना और खास कोरोना काल में बहुत सुना। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको कुछ इंसेंटिव्स, ये सरकार कारोबारियों को, अलग अलग समूहों को इंफ्रा में पुश देने के लिए, सड़क के लिए, रियल एस्टेट को PLIs दिए जा रहे हैं जी। 50,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के। यहां किसान पैदावार बढ़ा रहा है और उसको दिया जा रहा है 1 रुपया। यह कौन सी PLI स्कीम चल रही है किसानी में? ये जब PLI स्कीम का एक बातचीत जब शुरुआत हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि एक्चुअली जो PLI चाहिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो एग्रीकल्चर में चाहिए। और ये सिर्फ अभी जो हम बात कर रहे हैं उसी की सिचुएशन नहीं है। आप सारे साल की किसान की सिचुएशन देख लीजिए। इतनी पैदावार करता है, इतनी मेहनत करता है, सब कुछ करने के बाद भी उसको प्राइसेस नहीं मिलते हैं, ये हम सब जानते हैं। और ये अगर सिचुएशन है तो क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारी एक बायस है टुवर्ड्स फार्मर्स। हम सोचते हैं किसान डिजर्व ही नहीं करता। हमारे एक मंत्री ने कहा था किसान को तो भगवान भरोसे होना चाहिए, लेकिन जब इंडस्ट्री की बात कहते हैं नहीं, हमें उसकी सहयोग करनी चाहिए। अब देखिए, जब इंडस्ट्री की बात होती है तो सरकार कहती है कि हमें सहयोग करना चाहिए, जब किसान की बात होती है तो कहते हैं इनको भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। तो ये बड़ा बहुत क्लियर है कि ये हमारा जो एक बायस है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर की। ये जैसा आपने कहा कि बेसिकली एफर्ट ये है हमारे पॉलिसी मेकर्स का कि किसान खेती छोड़कर जबरन वहां से खेत से निकलें या गांव से निकलें और शहर में प्लान करें। ये हमारी इकोनॉमिक सोच है, तो उसको दबाया जाता है एग्रीकल्चर क्षेत्र को। लेकिन एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है संदीप जी, वो ये है कि जब हम एक चलो PLI स्कीम की बात करते हैं, फिर अब हम आज ये मान रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा कि आपने कहा कि एक मिनिमम फ्लोर प्राइस हो जो किसानों को मिले ही मिले, उसके वो PLI स्कीम के अंतर्गत क्यों नहीं बनाया जाता है, ये भी हमें समझना है। क्या कारण है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं करते हैं? हम सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में या जो सड़कें बना रहे हैं उसी के ऊपर सोचते हैं कि वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्या कारण है कि एग्रीकल्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है? ये कितने सालों से हम बात करते आए कि हमें उसके लिए स्टोर्स चाहिए, उसके लिए और जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि वहां इन्वेस्टमेंट नहीं होती? आप देखिए बजट में ही 1500 करोड़ रुपए MIS। देवेंद्र शर्मा, एक सेकंड, आपने अहम मुद्दा उठाया। अब मैं इसमें MSP जोड़ देता हूं, और क्योंकि यहां पर गुणी प्रकाश और अनिल गणवत साहब हैं,
एमएसपी की जब ये लड़ाई चल रही थी, किसान आंदोलन चल रहा था कि अरे नहीं ये एमएसपी क्या होता है, एमएसपी बाजार तय करेगा। तय कर रहा है ना ये बाजार, दिख रहा है ना बाजार क्या तय करता है, किसान को क्या मिलता है। और एमएसपी कमेटी उसे प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कुछ आया है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। 23 फसलों का है एमएसपी, बाकी तो भगवान भरोसे, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, बाकी सब तो भगवान भरोसे है। दाम बन सकते हैं किसान के कभी कि इससे नीचे तो नहीं बेचेगा किसान, और सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाए। देखिए, जो लोग संदीप जी नहीं समझते हैं कि एमएसपी का क्या मतलब है, या किसी प्रभाव में आकर वो कहते हैं कि बाजार को खोल दीजिए, तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो बाजार ही है ना जो ऑपरेट कर रहा है और किसान उसका रिजल्ट भुगत रहा है। एक बात, लेकिन आप ये मत भूलिए कि अमेरिका में तो सारा चेन है, वैल्यू चेन है पूरा, वहां तो कोल्ड स्टोरेजेस भी हैं। कुछ साल पहले वहां पर अमेरिकन किसान को भी बहुत अपना जो प्याज था वो खड्डों में फेंकना पड़ा, सड़कों पर फेंकना पड़ा। ये अमेरिका की बात है, क्योंकि वहां भी एमएसपी नहीं मिलता है। चाहे आप जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दीजिए, उसके बावजूद भी वहां दाम नहीं मिलने से उनको अपना प्याज कंपोस्टिंग के लिए डालना पड़ा। कहने का मतलब है कि वही सिचुएशन सारी दुनिया में है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए। वही एक रास्ता है जो जिससे किसान जो है इस दुखद सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और उसको निकालने में डर क्यों है किसी को? मेरा मानना है कि सिवाय मेनलाइन इकोनॉमिस्ट के और कोई नहीं इससे डरता है इस बात से कि एमएसपी होना चाहिए। क्या कारण है कि हमारे जो देश के इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि किसान तो रोजाना अपना सड़कों पर माल फेंक रहा है, या उसका जो क्राइसिस है वो गंभीर होता जा रहा है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि बाजार के हवाले छोड़ दिए। आपने लंबी